नमस्कार साथियों, डेली आईएएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि आपने देखा कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारत का भौतिक विभाजन। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी टॉपिक है और भारत के हर सजग नागरिक को इसके विषय में एक सामान्य जानकारी अवश्य ही रखनी चाहिए। उन सारी जानकारियों को जो हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, भारत के भौतिक विभाजन से संबंधित क्या होता है भौतिक विभाजन, और उसमें विशेष रूप से पहले हिस्से में इसके हिमालय के भौतिक विभाजन को विस्तार से हम समझेंगे। तो देखें कि हिमालय सहित भारत का पूरा भौतिक विभाजन क्या है, उसमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें ऐसी हैं जो हमारे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण इस टॉपिक में जब हम बात करते हैं तो देखते हैं कि एक एक चीज़, वो हिमालय के सबसे ऊंचे पर्वत से लेकर के सबसे दक्षिण की नदी से लेकर के भारत के जो द्वीपीय क्षेत्र हैं उन तक की चर्चा इसमें होगी। तो भारत के भौतिक विभाजन की जब हम बात करते हैं तो जब ज्योग्राफी बैकग्राउंड में नहीं होता है तो एक सवाल स्वाभाविक रूप से उठता है, और वो ये है कि ये भौतिक विभाजन क्या होता है। हम जरा लेमैन की भाषा में इसे समझ लें, क्या होता है भौतिक विभाजन। यूं समझें, भौतिक का मतलब होता है ऊपर जो दिखाई दे रहा है, जिसे टच किया जा सकता है, स्पर्श किया जा सकता है। लेकिन भारत का जो क्षेत्रफल आपने देखा, उस बड़े क्षेत्रफल में ऐसे कैसे देखा जाए कि कहाँ पर्वत हैं, कहाँ नदियां हैं, कहाँ मैदान हैं। तो आप यूं समझें कि आज हम एक सैटेलाइट के थ्रू ऊपर से भारत के पूरे मानचित्र का एनालिसिस करेंगे, देखेंगे ऊपर से कहाँ पर्वत हैं, कहाँ मैदान हैं, कहाँ मरुस्थल हैं, कहाँ द्वीप हैं और कहाँ तटीय मैदान हैं। तो भारत का ये रहा मानचित्र। तो हम ये देखें कि ये जो पूरा भारत का हिस्सा है कहाँ कहाँ कैसे कैसे बटा हुआ है। मुख्य रूप से भारत को 5 प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा जाता है। जो सीधे सीधे प्रश्न पूछा जाता है कि भारत को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। एक तो पर्वतीय क्षेत्र है भारत में, और दूसरा इस पर्वतीय क्षेत्र के साथ दूसरा है उत्तर का मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, और चौथा है तटीय मैदान, और पांचवा है द्वीपीय क्षेत्र। और ये बचपन से हमने पढ़ा है, एनसीईआरटी 6ठी क्लास की ये बातें हो रही हैं। तो हम ये देखें कि भारत में पर्वत भी हैं, पठार भी हैं, मैदान भी हैं। अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर नहीं कि पठार क्या चीज़ है, पर्वत क्या है, तो हम उसे वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ेंगे भी। लेकिन सामान्य व्यक्ति की भाषा में कहें तो प्लेन एक समतल एरिया होता है जो आसपास के क्षेत्रों से बहुत ऊंचा नहीं होता है, वो मैदान होता है। आसपास के क्षेत्रों से लगभग 500 मीटर ऊंची भूमि को हम पठार और पर्वत दोनों कह सकते हैं। लेकिन उसकी शर्त यह है कि उसका ऊपरी हिस्सा यदि समतल होगा, आसपास की भूमि से 500 मीटर ऊपर जो जमीन होगी उसका ऊपरी हिस्सा यदि समतल होगा तो पठार होगा, ऊपरी हिस्सा यदि नुकीला होगा तो वो पर्वत होगा। ऐसे ये 3 चीजें हो गई, मैदान, पर्वत और पठार। तो इन 3 चीजों के अलावा हम कह रहे हैं कि हमारे पास ये पठार है और मैदान 2 जगह है, एक तो उत्तर में है और दूसरा ये दक्षिण में है, और एक द्वीपीय क्षेत्र है। द्वीप आप जानते हैं ऐसा भूभाग जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है। भारत में ये सभी प्रकार के प्रदेश हैं। तब आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है। ये विविधता की जब बात होती है तो हम तो उन दिनों ये समझा करते थे कि ये भाषा, बोली, रंग, रूप, पहनावा, इन सब की बात होती हो, धर्म जाति की विविधता की बात होती हो। लेकिन देखें तो भारत भौतिक रूप से भी विविधता से भरा हुआ प्रदेश है। सारे प्रकार की विविधता, सारे तरह के भौतिक प्रदेश, इन्हीं को भौतिक प्रदेश कहा जाता है। जमीन पर जो ये ऊंचे नीचे स्थान होते हैं इन्हीं को भौतिक प्रदेश कहते हैं। तो ये भारत में कितने हैं? 5 हैं। पर्वतीय उत्तर का मैदान, पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और द्वीपीय क्षेत्र। तो ये देखें, ये जो आप ये वो ऊपर पूरा जम्मू कश्मीर से ये हिमाचल होते हुए ये उत्तराखंड तक का हिस्सा,
और यहाँ ये सिक्किम से ये असम होकर के ये अरुणाचल प्रदेश और यहाँ पूरा पूर्वोत्तर भारत, ये असम के काफी हिस्से में मैदान है, लेकिन बाकी पूरा ये सब पर्वतीय प्रदेश है। आगे इसको विस्तार से देखते हैं। लेकिन ये दूसरा जो हिस्सा है ये उत्तर का विशाल मैदान है जो गंगा नदी के सहारे और इधर सिंध सतलज की सहायक नदियों के सहारे बनता है। अभी इसको समझते हैं, ठीक है। अब ये देखें, ये यहाँ भी फैला हुआ है और दूसरा ये यहाँ भी फैला हुआ है, जिसे आप दुनिया का सबसे घना बसा हुआ मरुस्थल कहते हैं। क्या? दुनिया का सबसे घना डेंस पॉपुलेशन वाला मरुस्थल जो है, दुनिया का 10वां बड़ा मरुस्थल जो है वो ये थार का मरुस्थल है। ये थार का मरुस्थल राजस्थान में फैला हुआ है। असल में ये भी एक मैदान ही है, लेकिन इसकी ऊपर की भूमि पर रेत फैली हुई है, इसलिए हम इसे रेगिस्तान कहते हैं, पर यह है मैदान का ही विस्तार। अच्छा, दूसरा ये देखें, इसे कहते हैं हम प्रायद्वीपीय पठार, और ये प्रायद्वीपीय पठार बहुत बड़े हिस्से में भारत में फैला हुआ है। ये अगला हिस्सा तो पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का मैदान, ये थार का मरुस्थल, ये पूरा पठार, और ये है तटीय मैदान, यहां से लेकर के पूरा ये तट पर। और इस तट की जब बात होती है तो पिछली बार हमने पढ़ा था क्या, इस तट में एक है काठियावाड़ तट, ये वाला याद है आपको, रिवीजन कर लें एक बार। ये काठियावाड़ तट, और ये वाला कोंकण तट, और ये वाला कन्नड़ तट, अगला वाला मालाबार तट, और ये तमिलनाडु से लगा हुआ कोरोमंडल तट, और ऊपर जाएंगे तो उत्तरी सरकार तट, और यहां आगे बढ़े तो ये उत्कल तट है। लेकिन पिछली बार जो एक बात रह गई थी वो ये जो पश्चिम बंगाल से लगा हुआ तट है, इसे हम बेंगा तट कहते हैं। बंगाल से लगा हुआ है तो बेंगा तट कहा जाता है, बेंगा तट। तो एक नया नाम ये भी याद रखेंगे। इस तरह से मोटे तौर पर ये भारत का विभाजन। लेकिन पिछली बार हमने ये भी तो देखा था क्या, कि भारत का जो भौतिक विभाजन है उसमें द्वीप भी हैं, जैसे ये लक्षद्वीप है, और लक्षद्वीप के अलावा यहाँ पर दमन दीव, दादर नगर हवेली, उसके अलावा ये मुख्य रूप से अंडमान निकोबार, तो ये द्वीपीय क्षेत्र हैं। और भी छोटे छोटे द्वीप हैं, उन द्वीपों को करेंगे, उनसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हें भी करेंगे। जैसे एलिफेंटा द्वीप, एलिफेंटा द्वीप कहाँ स्थित है, एक सवाल है, कमेंट्स में लिख करके बताइएगा एलिफेंटा द्वीप कहाँ स्थित है। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं कि देखें ये जो भौतिक प्रदेश है, जरा इसे देखें कि एनसीईआरटी ने कैसे हमें दिया है। एनसीईआरटी ने इसे ऊंचाई के हिसाब से बांटा है। ये ऊंचाई समुद्र तल से ऊंचाई होती है। समुद्र तल से कोई स्थान कितना ऊपर उठा हुआ है उसको देखते हुए इस मानचित्र में रंग भरा गया है। जो 1200 मीटर से ऊपर है उसे डार्क कलर में किया गया है, जो ये पूरा हिमालय वाला क्षेत्र है। उसके बाद 600 से 1200 तक के, उससे लाइट एरिया में, और उससे लाइट में 300 से 600, और उससे लाइट में ये 300 मीटर तक की ऊंचाई जहां है। और फिर ऊंची पर्वत चोटियां जहां हैं उनको बिल्कुल रेड कलर से दिखाया गया है। एक प्रश्न और, आपको कभी ऐसा नहीं लगता हम कहीं भी जाते हैं, जहां पर भी हम रहते हैं, उस जगह की भी समुद्र तल से एक ऊंचाई होती है, तो मन में ये उत्सुकता, ये जिज्ञासा स्वाभाविक रूप से नहीं होती है कि ये समुद्र तल की ऊंचाई आखिर कैसे मापी जाती होगी। कभी हमने फीता लेकर के चढ़ते हुए अपने आसपास लोगों को नहीं देखा जो समुद्र तल से ऊंचाई नाप रहे हों। तो यदि आपको इसकी जानकारी हो, ये भी कमेंट्स में बताइएगा कि आखिर किसी जगह की ऊंचाई समुद्र तल से कैसे मापी जाती है बिना फीते के। फिलहाल इससे संबंधित एक प्रश्न तो मैं आपको ये कहूं जो हमारे एग्जाम में पूछा हुआ है कि भारत की जो समुद्र तल से ऊंचाई है, भारत की समुद्र तल से जो ऊंचाई अलग अलग जगहों की नापी जाती है, पूछा है कि वो किस स्थान से नापी जाती है। तो आपकी जानकारी के लिए, आप में से बहुत लोगों को ये बात पता भी होगी, तो भारत की जो समुद्र तल से ऊंचाई नापी जाती है वो चेन्नई के समुद्र तट से नापी जाती है, चेन्नई के, ठीक है। और चेन्नई मतलब तमिलनाडु, तमिलनाडु में जो जगह चेन्नई है वहां समुद्र का तट जितना है उसके बाद कौन सा स्थान कितना ऊंचा है इस बात पर मापा जाता है। वो तो मैंने आपसे कहा ना कि आप बताएं कि कैसे मापा जाता है, क्या ये फीता लगा करके नापा जाता है या कोई और तरीका है, तो उसे देखना होगा। अच्छा, अब देखें इस मैप को देखने से एक अंदाज ये हो रहा है
ये देखें पूरे ये उत्तर प्रदेश से लेकर के ये मध्य प्रदेश का काफी हिस्सा यहाँ तक का ये लाइट कलर में है, और ये राजस्थान का, ये गुजरात का, ये लाइट कलर हमें ये बता रहा है कि ये समुद्र तल से ज्यादा ऊंचा नहीं है। आप में से कई लोगों को संभवतः ऐसा भी लगता होगा क्या कि यदि कभी सुनामी आ जाए, कभी समुद्र में लहरें आ जाएं, कभी समुद्र का जलस्तर बढ़ जाए, तो हमारा ये दक्षिण वाला तट आसानी से डूब जाएगा, ऐसा लगता हो सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। देखिए ये दिखा रहा है कि यहाँ यहाँ एरिया ऊंचा है, ऊंचा मतलब पहाड़नुमा बना हुआ है, यहाँ भी ऊंचा है, जबकि इसकी तुलना में ये पूरा प्रदेश जो ये झारखंड है, ये बिहार है, इसको राजनीतिक मानचित्र में पिछली बार आपने देखा था, वो पढ़ा भी समझा भी होगा। तो मोटे मोटे तौर पर यहाँ झारखंड है, यहाँ बिहार है, ये पूरा उत्तर प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश का ऊपरी उत्तरी हिस्सा है, ये पूरा राजस्थान, ये पूरा गुजरात, इसकी ऊंचाई काफी कम है। तो कभी जब समुद्र का जलस्तर बढ़ जाए और समुद्र में सुनामी आ जाए, बहुत ऊंची लहरें आ जाएं, तो वो 100 मीटर से ज्यादा ऊंचा हो जाए, तो उन सब जगहों पर पानी भर जाएगा जो 100 मीटर के समुद्र से 100 मीटर की, समुद्र तल से 100 मीटर की ऊंचाई पर हैं। इसका मतलब ये हुआ हम समुद्र के कितने नजदीक हैं, इससे डूबने का खतरा नहीं है, डूबने का खतरा इससे है कि हम समुद्र से कितनी ऊंचाई पर हैं। इसलिए तो वो बात बड़ी महत्वपूर्ण है जो मैंने अभी आपसे पूछी, क्या कि हम समुद्र तल से ऊंचाई कैसे नापते हैं। तो समुद्र तल से जो जगह जितनी ऊंचाई पर होगी, समुद्र में सुनामी आने पर, समुद्र के जल स्तर के बढ़ने पर उस जगह के डूबने के खतरे उतने कम होंगे। और इसी को हम कहते हैं क्या, भौतिक रूप से पूरे प्रदेश को, पूरे देश को देखना। जैसे हम सैटेलाइट से, मैंने कहा आपसे अभी कि सैटेलाइट से हम ऊपर से कैमरे से फोटो ले रहे हैं, ऐसा समझें। हम भारत के भौतिक विभाजन को ऐसे समझें तो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। फिलहाल अभी हमने देखा कि ये जो पूरा ऊपर का हिमालयी प्रदेश है, उसके नीचे ये उत्तर का मैदान है, फिर ये दक्कन का पठार है, जैसे यहाँ पर ये आपको लिखा हुआ दिखाई भी दे रहा है। तो ये दक्कन के पठार को देखेंगे, ये वाला ये दक्कन का पठार है, और ये फिर ये दोनों, ये पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट, ये पिछली बार हमने पढ़े भी हैं। और ये देखें, ये द्वीपीय प्रदेश। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये जो हमारा ऊपर का प्रदेश है, कौन सा, ये हिमालयी प्रदेश। आज केवल बात करेंगे हम हिमालयी प्रदेश की ही, लेकिन उसमें देखें कि हमारा जो ये पूरा भारत है, इसमें हमारे यहाँ उच्च पर्वत जो हैं वो 10%, 10.6% पर लगभग 10.5% हिस्से में ऊंचे पर्वत फैले हुए हैं। जिसमें ऊंचे पर्वत की बात करें तो नंदा देवी पर्वत भी, अगर उत्तराखंड की बात करें, सिक्किम की बात करें कंचनजंगा है, जम्मू कश्मीर की बात करें तो K2 है, और ऊपर की बात और करें तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर जैसी पर्वत श्रेणियां हैं। उसके अलावा पूरे हिमाचल प्रदेश में धौलाधर पर्वत श्रेणी है, और पूरे पूर्वोत्तर में बहुत सारे पर्वत हैं। पर्वतों को अलग से करेंगे, ठीक है। हम ये समझना चाह रहे हैं कि ऊंचे पर्वत लगभग 10% भूभाग पर हैं, और जो पहाड़ियां हैं, मतलब उससे कम ऊंचे हिस्से को पहाड़ी कहते हैं, हम पीक कहते हैं पहाड़ी को, तो पर्वत शिखर जो होता है। और जो तीसरा बड़ा हिस्सा है वो है पठार, और चौथा जो सबसे बड़ा हिस्सा है, चौथे हिस्से पर जो है, मतलब इसको हम सबसे बड़ा कह रहे हैं। तो ये सीधे सीधे हमारे एग्जाम का प्रश्न है कि भारत के भौतिक विभाजन में निम्न में से कौन सा प्रदेश सबसे अधिक विस्तृत है। तो ऑप्शन में यही होंगे, उच्च पर्वत, पहाड़ी, पठार और मैदान। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, ये मैदान जो है वो सबसे ज्यादा विस्तृत है, और लगभग ये 50% से थोड़ा कम, मतलब 40-43% है। तो 43% भूभाग पर हमारे यहाँ क्या फैला है, मैदान। उस मैदान की बात करें तो वो कहाँ है, ये जहाँ लाइट कलर आपको ये गुजरात के इस हिस्से से, पूरे ये पश्चिमी तट से, ये पूर्वी तट से लेकर के इस पूरे हिस्से में, और यहाँ पूर्वोत्तर में ये असम के आसपास ब्रह्मपुत्र नदी के दोनों तरफ ये ब्रह्मपुत्र नदी आपको दिखाई दे रही है, ये ठीक, इसके आसपास ये मैदान फैला हुआ है। अच्छा, एक सवाल और पूछा है, हालांकि हम उसे अभी हिमालय पढ़ते हुए भी करेंगे। ये आप देखें, ये जो नदी है ये सांगपो नदी है। सांगपो नदी, इसे तिब्बत में सांगपो कहते हैं, भारत में प्रवेश करती है तो इसे हम ब्रह्मपुत्र कहते हैं, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र में ही ये दिहांग नाम से भी जानी जाती है एक पर्टिकुलर हिस्से में। तो ब्रह्मपुत्र इसे असम में कहते हैं, और अरुणाचल में यहाँ पर दिहांग भी कहते हैं इसे।
ये दिहांग नदी पर यूपीएससी ने सवाल पूछा कि ये जब इधर को सीधी जा रही थी हिमालय से निकलते हुए इस तरफ, तो अचानक इसे ऐसा ध्यान क्यों आया कि इधर मुड़ जाए। मैं आपको मतलब इसे सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। उसने पूछा है कि इस मोड़ का क्या कारण है, ब्रह्मपुत्र क्यों मुड़ जाती है। तो उसने एक शब्द प्रयोग किया है, सिंटेक्सियल बेंड। सिंटेक्सियल बेंड मतलब ये जो पहाड़ है यहाँ पर, ये पहाड़ मुड़ा हुआ है और यहाँ पर एक घाटी बनती है, उस सिंटेक्सियल बेंड यानी यूटर्न टाइप बेंड की वजह से ये नदी यहाँ मुड़ जाती है। ये एक तरह से हिमालय से यहाँ हिमालय के उस पार से आकर के, पार हिमालय से आकर के यहाँ प्रवेश करती है और ये ब्रह्मपुत्र यहाँ गिर जाती है। बहरहाल हम नदी तो पढ़ेंगे बाद में, हम फिलहाल तो ये समझना चाह रहे हैं कि ये सबसे ज्यादा हिस्से में ये जो मैदान है ये फैला हुआ है। आगे बढ़े, देखें आगे बढ़ेंगे तो एक और इम्पॉर्टेंट बात है। हमने हिमालय का विभाजन तो अभी पढ़ ही रहे हैं। हिमालय को मोटे तौर पर हम 4 हिस्सों में बांटते हैं। एक तो पार हिमालय कहते हैं, जिसे इंग्लिश में ट्रांस हिमालय कहा जाता है, और फिर एक मुख्य हिमालय है जिसमें एक महान हिमालय, एक लघु हिमालय और एक शिवालिक हिमालय है। तो महान लघु शिवालिक के अलग पुराना जो हिमालय है उसे हम ट्रांस हिमालय कहते हैं। भारत में उसकी 3 पर्वत चोटियां हैं, एक काराकोरम, एक लद्दाख, एक जास्कर। और पूछा हुआ है इनका क्रम कि ये उत्तर से दक्षिण की ओर सही नाम क्या है, तो हम याद रखेंगे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। इसमें एक बात और याद रखनी होगी, भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है जिसे हम केटू कहते हैं या गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं, आपने सब सुना है, ये यहाँ है, यहाँ। और इसके बारे में एक और प्रश्न, ये काराकोरम पर्वत श्रेणी में है। काराकोरम एक लंबी पर्वत श्रेणी है और उसी में एक सबसे ऊंची चोटी का नाम केटू है। तो ये जो 3 पर्वत श्रेणियां बताई, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, तीनों पर्वत श्रेणियां ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। अच्छा, ये हिमालय को तो आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी एक बात पढ़ लें। ये 2 एरो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये ब्लैक कलर के, ये यहाँ से इस तरह से और यहाँ से इस तरह से, ये बता रहे हैं कि समुद्र की हिमालय से दूरी किस तरफ ज्यादा है। तो ये जो एरो है ये ज्यादा लंबा है, पश्चिमी तरफ, पश्चिमी हिमालय की तरफ समुद्र ज्यादा दूरी पर है, जबकि पूर्वी हिमालय से समुद्र ज्यादा नजदीक पर है। क्या फर्क पड़ेगा इसको जानने से, अभी समझ में आएगा जब हम हिमालय पढ़ेंगे। तो एक शब्द पढ़ेंगे, ट्री लाइन। ट्री लाइन, इसे वृक्ष रेखा कहते हैं। ये वृक्ष रेखा क्या होती है अभी जिक्र आएगा, लेकिन यहाँ ये बात देख लें, यहाँ हिमालय तक पहुंचने के लिए इतनी ही दूरी, ये बंगाल से यहाँ तक की दूरी तय करनी पड़ रही है, जबकि यहाँ ये गुजरात से लेकर के इस तरफ हिमाचल और उत्तराखंड तक की दूरी तय करनी पड़ रही है, ये दूरी ज्यादा है। यहाँ आपने एक चीज गौर की होगी, कुछ नदियां इधर बह जाती हैं पूर्व पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, और कुछ नदियां इधर पूर्व की ओर बहती हैं। तो जिस डिवाइडिंग लाइन से नदियां दोनों तरफ बढ़ती हैं उसे जल विभाजक रेखा कहते हैं। तो एक प्रश्न आया है भारत की जल विभाजक रेखा पर, या हमें भारत की जल विभाजक रेखा यूं भी जाननी चाहिए। तो भारत की जल विभाजक रेखा देखेंगे तो हिमाचल उत्तराखंड के बीच से यूं निकलते हुए अरावली के सहारे यहाँ विंध्याचल होते हुए और ये नर्मदा ताप्ती को घेरते हुए इस तरह से पश्चिमी घाट के किनारे किनारे बाहर निकल जाती है। और तब आप देखेंगे जो भी नदियां इससे इधर होंगी वो इस तरफ बहेंगी, और जो नदियां इससे इधर होंगी इस तरफ बहेंगी। इसलिए भौतिक विभाजन समझना जरूरी है, नदियों का प्रवाह। और क्योंकि आप जानते हैं कि नदियां मनुष्य जीवन की या जीवन की जीवन रेखा होती हैं, सभी जीवों के लिए जीने का एक सहारा होती हैं नदियां। और आगे चल करके देखेंगे तो हमारी कृषि, हमारे उद्योग, हमारी सेवाएं, हमारे नगर, हमारे महानगर सब इनके आसपास बसते हैं। इसलिए हम जब इस भौतिक ढाल को समझ लेते हैं तो हम नदियों के प्रवाह को समझते हैं। नदियों के प्रवाह को समझते हैं तो हमें उसके आसपास बसे हुए नगर और कृषि योग्य भूमि और वहाँ कृषि से संबंधित चलने वाले उद्योग और अन्य उद्योगों की जानकारी मिलती है। इसलिए ये भौतिक भूगोल हमें आगे चल करके मानव भूगोल और आर्थिक भूगोल को समझने में मदद करेगा। अगर टर्मिनोलॉजी आपको कठिन लग रही है तो कोई कठिन नहीं, जहाँ इंसानों का वास होता है, इंसानों से संबंधित गतिविधियां होती हैं, उन चीज़ों को हम मानव भूगोल में पढ़ते हैं। जैसे जनसंख्या कहाँ ज़्यादा है, कहाँ कम है, कहाँ किस तरह की जनजातियाँ रहती हैं, वो सब बातें तो जनसंख्या से संबंधित बातें जिसमें पढ़ते हैं। जिसमें आर्थिक गतिविधियों को पढ़ते हैं, जैसे खनिज,
उद्योग, यातायात, ट्रांसपोर्टेशन कहाँ आसान है। जैसे ऊंचे पर्वतों में जाएंगे तो रेल लाइन बिछाना कठिन हो जाएगा। अगर हम भौतिक स्वरूप को समझ लेंगे तो हमें ये ट्रांसपोर्टेशन भी समझ में आएगा, ये खनिज भी समझ में आएगा, खनिजों से संबंधित उद्योग भी समझ में आएंगे। इसलिए बुनियादी रूप से हम इसे पढ़ रहे हैं, आगे चल के उन सबको केवल फैक्चुअल फॉर्म में समझेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। हम यहाँ भारत की जल विभाजक रेखा यानी वाटरशेड लाइन को भी समझ चुके हैं। भारत की समुद्र तल से ऊंचाई चेन्नई से भारत के हर भूभाग की चेन्नई से नापी जाती है, ये भी समझ गए। और मैदान भारत में सर्वाधिक फैले हुए हैं, लगभग 43.2% हिस्से में फैले हुए हैं, ये भी हमने जान लिया। जरा समझें कि ये जो हिमालय है, हिमालय का भौतिक विभाजन क्या है। आज बात केवल हिमालय की, और हिमालय से बहुत सारे प्रश्न हमारे यहाँ आते हैं। और हमें ये भी पता है कि ये जो हिमालय है, कभी यहाँ पर सागर हुआ करता था। जहां आज विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, कभी वहां टेथिस सागर हुआ करता था। ये आपकी जानकारी में भी है, टेथिस सागर। और ये टेथिस सागर कैसे भर गया और कैसे हिमालय बन गया, तो दोनों तरफ से आने वाली नदियों ने यहाँ अवसाद यानी सेडिमेंट ला करके जमा किया, और ये धीरे 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 अवसाद सेडिमेंट जो है ऊपर उठा, और ये जो दोनों हिस्से थे, ऊपर जहां से नदियां आ रही थी वो वाली जमीन का हिस्सा और नीचे वाली जमीन का हिस्सा आपस में नजदीक आए और वो ऊपर उठ गया। ऊपर वाले उस हिस्से को अंगारा लैंड और नीचे वाले को गोंडवाना लैंड कहते हैं। तो इसके बीच में ये हिस्सा ऊपर का ये अंगारा लैंड और नीचे का ये गोंडवाना लैंड, और यहाँ पर ये टेथिस सागर जो हमने ये बनाया, यही टेथिस सागर ऊपर के अंगारा लैंड और नीचे के गोंडवाना लैंड के मिलने से एक समय अवसाद को ऊपर उठाता हुआ हिमालय बन गया। हिमालय की ये कहानी और आगे भी आएगी, लेकिन हिमालय कई हिस्सों में ऊपर उठा। तो पहले हिस्से में जब ये इनमें प्रेशर पड़ा, दोनों में ये एक दूसरे की ओर आए, ऊपर वाला यहाँ नीचे की ओर और ये नीचे वाला ऊपर की ओर, तो ये पहला प्रेशर पड़ा तो अवसाद ऊपर उठा। और जब वो पहला अवसाद ऊपर उठा, उसी को हमने सबसे पुराना हिमालय कहा, उसी को आज हम महान हिमालय कहते हैं। उसी में सबसे ऊंची चोटियां हैं। फिर दूसरा स्ट्रेस पड़ा और उससे लघु हिमालय बना। तीसरा स्ट्रेस पड़ा तो उससे शिवालिक बना, और फिर चौथे में ये जो गंगा का ये जो मैदान है वो बना, जिसका ऊपरी हिस्सा भावर कहलाता है, उसे हम समझेंगे। तो ये परत दर परत परत दर परत परत दर परत हिमालय खड़ा होता रहा। उस हिमालय का सबसे नया हिस्सा शिवालिक कहलाता है। सबसे पुराना हिस्सा हिमाद्री या महान हिमालय कहलाता है। और उसके पहले जो उस पार की तरफ था, इस पार की तरफ, उसी को हम क्या कहते हैं, पार हिमालय, ट्रांस हिमालय कहते हैं। तो ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय में कौन सी ऐसी डिवीजन लाइन है, उनके जरा नाम देख लें। ये 4 श्रृंखलाएं, ये 4 डिवीजन हैं। एक सबसे ऊपर ये पार हिमालय है, पार हिमालय ये वाला, इसे हम ट्रांस हिमालय कहते हैं। ये बृहद हिमालय, महान हिमालय है, और इसे हम हिमाद्री भी कहते हैं, हिमाद्री ये। और ये लघु हिमालय है, और ये शिवालिक हिमालय है, ये भावर प्रदेश है। इन सब की विभाजक रेखा, इनके बीच मैंने जैसे आपसे कहा दोनों तरफ से पहाड़ों का दबाव पड़ा, तब ये ऊपर उठे। तो एक दरार जैसी दोनों आर से पार तक, इस पार से इस पार तक एक दरार बनी, यानी एक पर्वत श्रृंखला पहले से खड़ी थी और दूसरी बनी, तो बीच में एक दरार रह गई। उन दरारों के अलग अलग नाम हैं, उन नामों को पूछा जाता है। उन्हीं दरारों से ये विभाजन होता है, पार हिमालय, बृहद हिमालय, लघु शिवालिक और भावर का। उन पर अक्सर प्रश्न बनते हैं। तो जो पार हिमालय और बृहद हिमालय को अलग करता है वो सचर जोन है, सचर जोन, ठीक है। और जो दूसरा है, जो महान हिमालय और लघु हिमालय को अलग करता है, उसको मुख्य केंद्रीय भ्रंश कहते हैं, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। थ्रस्ट मतलब भ्रंश, भ्रंश मतलब वही दरार जो पहले वाले पर्वत से जाकर के टकराया दूसरा पर्वत, बीच में एक दरार बन गई, उसी को थ्रस्ट कहते हैं। तो ये थ्रस्ट सभी में, थ्रस्ट या फॉल्ट कहते हैं, तो ये सभी में आएगा। तो पहला तो सचर जोन जो पार हिमालय और महान हिमालय को अलग करता है, दूसरा मुख्य केंद्रीय भ्रंश, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, और तीसरा मेन बाउंड्री फॉल्ट। तो अक्सर आपने एक सवाल सुना होगा
कि हिमालय में भूकंप तो आते हैं पर ज्वालामुखी विस्फोट नहीं होते। क्यों? क्योंकि वहां इतना ज्यादा अवसाद मलबा यानी सेडिमेंट्स भरा हुआ है कि वहां से ज्वालामुखी की वो लावा को बाहर निकलना आसान नहीं है। पर वहां वो फॉल्ट बने हुए हैं तो उनमें हलचल होती रहती है, इसलिए भूकंप ज्यादा आते हैं, ज्वालामुखी नहीं आते हैं। फिर भी हम देखें कि ये जो शिवालिक और लघु हिमालय में है उसको मेन बाउंड्री फॉल्ट कहते हैं, ये पूछा हुआ है। और पिछले एक एग्जाम में पूछ लिया कि हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट जो है वो किसे अलग करता है, या शिवालिक और भाबर को अलग करने वाला हिस्सा कौन सा है, उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट कहते हैं। अब ये नाम हमें याद रखने पड़ेंगे, क्या? सचर जोन, मेन सेंट्रल थ्रस्ट और मेन बाउंड्री थ्रस्ट या फॉल्ट, और सबसे नीचे हिमालयन। तो हिमालय ऊपर से शुरू कर रहे हैं तो हिमालयन यहाँ नीचे हो गया है, और सचर जोन सबसे ऊपर है, यहाँ शिवालिक नीचे है, सचर जोन सबसे ऊपर है। याद करने का कोई ऐसा तरीका अपना लें, लेकिन इन्हें याद किए बगैर कॉम्पिटिटिव एग्जाम और हिमालय से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देना थोड़ा कठिन तो होगा ही होगा। एक बार ये भी प्रश्न, एक बार नहीं कई बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं, ओलिगोसिन काल में ये महान हिमालय बना, मायोसिन में ये मध्य हिमालय या जिसे हम लघु हिमालय कहते हैं, और प्लायोसिन में सबसे नया हिमालय बना। इनकी औसत ऊंचाई भी पूछी जाती है, 6000 मीटर की ये महान हिमालय की ऊंचाई है, औसत ऊंचाई मतलब एवरेज हाइट जो है यहाँ से लेके वहां तक, एवरेज यहाँ के जो पर्वत हैं वो लगभग 6000 मीटर ऊंचे हैं। मायोसिन काल में ये बना लघु हिमालय, यहाँ की एवरेज ऊंचाई, ये एवरेज ऊंचाई तो कम पूछी जाएगी, 3700 से 4500 तक की एवरेज ऊंचाई ये मीटर में दी गई है। और ये पूछा हुआ है एग्जाम में, उत्तराखंड पीसीएस ने पूछ लिया, 850 से लेकर के 1200 मीटर की ऊंचाई तक कौन फैला हुआ है? शिवालिक हिमालय फैला हुआ है। अब एक बात जो अभी पिछले में हमने कहा, एक शब्द कि पूर्वी हिमालय समुद्र के नजदीक है और जो पश्चिमी हिमालय है वो समुद्र से दूर है। उससे क्या होता है? उससे बर्फ उतनी दूरी तक जमी रहती है जितनी दूरी तक गर्मी पहुंचती है। समुद्र की वजह से गर्मी हिमालय तक पहुंचते रहती है, यानी समान तापमान बना रहता है। अगर समुद्र नजदीक होगा तो बर्फ दूर होगी तो बर्फ ज्यादा पिघलेगी, और जब बर्फ ज्यादा पिघलेगी तो बर्फ और वनस्पति यानी पेड़ पौधे जहां तक होते हैं, तो जहां तक पेड़ पौधे होते हैं और जहां बर्फ होती है, एक जगह ऐसी आती है जहां पर आपको आखिरी पेड़ पौधा मिलता है, वनस्पति मिलती है, वेजिटेशन मिलता है। उस वनस्पति, उस वेजिटेशन और उस बर्फ के बीच जो लाइन है, डिवाइडिंग लाइन, असल में उसी को ट्री लाइन कहते हैं। तो पूर्वी भारत मतलब इस तरफ के भारत में ये जो ट्री लाइन है ये ज्यादा ऊपर तक है, मतलब यहाँ पेड़ ज्यादा ऊंचाई तक पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ समुद्र की वजह से तापमान थोड़ा सा दूरी तक ऊंचा रहता है, यानी यहाँ ट्री लाइन ज्यादा ऊंची है और यहाँ ट्री लाइन बहुत नीचे है, यानी यहाँ वनस्पति ज्यादा ऊंचाई तक नहीं पाई जाती, कम ऊंचाई तक पाई जाती। उसकी वजह क्या है? समुद्र से दूरी। ठीक है, अब ये देखें, ये समुद्र से दूरी जो हम देख रहे हैं यहाँ, ये ट्री लाइन इस तरफ तो 3300 मीटर की ऊंचाई तक है, और जबकि इस तरफ 3800 मीटर की ऊंचाई पर तक ये वनस्पति पाई जाती है। ये ट्री लाइन क्या होता है? ट्री लाइन हिमालय और वनस्पति यानी बर्फ और वनस्पति के बीच की डिवाइडिंग लाइन है, उसी को ट्री लाइन कहा जाता है। मतलब जहां तक पौधे पाए जाते हैं हिमालय में, वनस्पतियां पाई जाती हैं हिमालय में, उसकी बात हो रही है। तो ये ट्री लाइन से एक प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए हमें ये याद रखना होगा, ट्री लाइन की ऊंचाई पूर्वी हिमालय में ज्यादा है और पश्चिमी हिमालय में कम है ट्री लाइन की ऊंचाई। और देखेंगे, ये देखें इस तरफ ये जब बने हैं तो यहाँ ऊंचाई कम है, लेकिन यहाँ चौड़ाई ज्यादा है, इसके और इसके बीच की चौड़ाई ज्यादा है। ये तो पश्चिम में अधिक चौड़ा है हिमालय, पश्चिम की तरफ यानी उत्तराखंड की तरफ, नेपाल से उत्तराखंड की तरफ, हिमाचल की तरफ और फिर पंजाब की तरफ चौड़ाई ज्यादा है और ऊंचाई कम है। और इस तरफ आएंगे तो यहाँ चौड़ाई तो कम है, यानी नेपाल से असम की तरफ और अरुणाचल की तरफ जाएंगे तो चौड़ाई घट जाएगी मगर ऊंचाई बढ़ेगी, और इसीलिए एवरेस्ट पर्वत ये नेपाल में उसी तरफ है, पूर्व की तरफ।
तो ये एक महत्वपूर्ण कंसेप्चुअल बात थी। इससे संबंधित और भी पर्वतों को भी हमें देखना है, लेकिन उससे पहले हमें ये देखना है कि ये जो हिमालय है यहाँ से लेके यहाँ तक, और या यूं कहें इसे कि यहाँ ये यहाँ भारत का नंगा पर्वत है, नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में है, और यहाँ नामचा बरवा पर्वत है। तो ये नंगा पर्वत से नामचा पर्वत तक, नामचा बरवा पर्वत तक इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है। 2400 किलोमीटर लंबे इस हिमालय को 4 अलग अलग हिस्सों में बांटती हैं 5 नदियां। उसी को हम कहते हैं हिमालय का ऊर्ध्वाधर विभाजन, क्षितिज विभाजन, मतलब दाएं से बाएं की ओर क्षितिज विभाजन। तो यहाँ नंगा पर्वत से लेके इधर नामचा पर्वत तक हिमालय को 4 प्रमुख भागों में बांटा जाता है, और सबसे पश्चिमी हिमालय को पंजाब हिमालय कहते हैं, दूसरे को कुमाऊं हिमालय कहते हैं, तीसरे को नेपाल हिमालय, और चौथे को असम हिमालय। तो इस तरह से ये क्रम भी पूछा जा सकता है कि सही क्रम क्या है हिमालय के सभी चारों का, हिमालय के क्षितिज विभाजन का सही क्रम क्या है। तो पंजाब, कुमाऊं, नेपाल, असम, ये तो सही क्रम हो गया, लेकिन इसी में आगे पीछे कर देगा, नेपाल असम को आगे कर देगा, कुमाऊं नेपाल को आगे पीछे कर देगा। तो ये हमें समझना पड़ेगा। ये पश्चिम से पूर्व की ओर, और पश्चिम से पूर्व की ओर विभाजक क्या है, कह रहे हैं नंगा पर्वत से नामचा बरवा पर्वत तक। नामचा बरवा बिल्कुल तिब्बत की सीमा पर है ये भारत में। और दूसरा कि इसमें जो नदियां हैं, ये 5 नदियां हैं जो इनको डिवाइड करती हैं। पंजाब हिमालय किन 2 नदियों के बीच फैला हुआ है, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। तो ये सिंधु और सतलज के बीच में जो हिमालय है उसकी चौड़ाई ये है 560 किलोमीटर। 560 किलोमीटर चौड़ा। कहाँ से? सिंधु नदी से सतलुज नदी तक पंजाब हिमालय है। सतलुज से काली तक सबसे छोटा हिमालय की सबसे कम चौड़ाई कुमाऊं हिमालय की है। कुमाऊं हिमालय कहाँ से है? सतलुज से काली नदी तक है। उसके बाद सबसे चौड़ा हिमालय 800 किलोमीटर चौड़ा, ये काली नदी से तिस्ता नदी तक है, ये नेपाल हिमालय है। और मुख्य रूप से इसीलिए हम जानते हैं कि ये हिमालय का विस्तार नेपाल में अधिक है। उसके अलावा जब हम तिस्ता नदी पार करते हैं तो तिस्ता नदी से लेकर के दिहांग नदी तक, इसी सिंटेक्सियल बैंड की मैं आपको बात कर रहा था, जहां से ब्रह्मपुत्र नदी मुड़ती है, उसी मुड़े हुए हिस्से को, इसी दिहांग नदी को हम ये कह रहे हैं। तो यहाँ तिस्ता नदी से लेकर के यहाँ तक इस हिमालय को हम कह रहे हैं, इस हिमालय को हम कह रहे हैं असम हिमालय। तो सबसे इधर असम हिमालय, और सबसे उस तरफ पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय के ठीक बगल में कुमाऊं हिमालय, और कुमाऊं हिमालय के बगल में नेपाल हिमालय। और पंजाब हिमालय दोनों तरफ सिंधु और सतलुज से बना है, और सतलुज और काली के बीच में कुमाऊं हिमालय है, और काली और तिस्ता के बीच में नेपाल हिमालय है, और तिस्ता और दिहांग नदियों के बीच में कौन सा हिमालय है? असम हिमालय है। सबसे चौड़ा हिमालय कौन सा है? नेपाल हिमालय है। सबसे कम चौड़ा कौन सा है? कुमाऊं हिमालय है। इस तरह से हमें ये इतने ही फैक्ट यहाँ से याद रखने होंगे, और ये सबसे महत्वपूर्ण है। टेथिस सागर की बात हमने कर दी, और उसके अलावा हमने ये बता दिया कि यहाँ चौड़ाई कम, ऊंचाई अधिक है हिमालय की, वहाँ चौड़ाई ज़्यादा, ऊंचाई कम है। यहाँ ट्री लाइन की ऊंचाई कम है, यहाँ ट्री लाइन की ऊंचाई ज़्यादा है, और ये इनके नाम हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, याद करने पड़ेंगे। और जब आप इसे देखते हैं, ये देखें कि ये जो नदियां हैं हमारी, ये सिंधु नदी, झेलम नदी, ये रावी नदी, ये सतलुज नदी, और इधर देखेंगे तो चेनाब नदी। तो ये आपने सप्त सिंधु प्रदेश इसका नाम सुना है। इन नदियों के बीच में ये खाली जगह है, यहाँ नदियों से लाया हुआ अवसाद इकट्ठा हो गया है। इस इकट्ठा अवसाद वाली जगह में बहुत अच्छी खेतीबाड़ी होती है। ये सब नदियां यहाँ हिमालय से अवसाद लाती हैं, यहाँ बिछा देती हैं। और 2 नदियों के बीच का ये हिस्सा, इसे कहते हैं, ये त्रिभुजाकार हिस्सा होता है, इसी को कहते हैं डेल्टा। तो ये जो डेल्टा होते हैं, मतलब असल में तो इसमें नदी का बहाव कम हो जाता है, इसलिए ये रुक जाता है। तो ये जो 2 हिस्से होते हैं, दोनों तरफ नदी बहती है और बीच का हिस्सा होता है, इसे दोआब कहा जाता है। दोआब क्या होता है? 2 नदियों के बीच का हिस्सा। डेल्टा क्या होता है?
उसमें जमा हुआ है वो अवसाद, जो सेडिमेंट जमा होता है वो डेल्टा कहलाता है। तो जो सेडिमेंट जमा होगा वो डेल्टा है, और जो बीच का हिस्सा है दो नदियों का वो दोआब है। उस दोआब की जब बात करें तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण दोआब बनते हैं इन नदियों के बीच में, उनके नाम जानने बहुत जरूरी हैं और वो एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर। तो इन नदियों को, दो नदियों के नाम को आपस में मिलाने से वो नाम बनता है, और उसी नाम को हम समझ लेंगे है वो नाम। एक को कहते हैं सागर दोआब। सागर दोआब किसमें है? ये सिंध नदी और ये झेलम नदी के बीच। तो सिंध और झेलम नदियों के बीच सागर दोआब है, और दूसरा ये झेलम और ये चेनाब नदी के बीच छाज दोआब है। और छाज की स्पेलिंग हम अगर इसे इंग्लिश में करें तो बहुत आसानी से हो जाए। कैसे? CHAJ, जे से झेलम और CH से चेनाब। तो ये चेनाब ये है CHE, और ये CHA लिखा है CHE। तो छाज मतलब है चेनाब और झेलम। तो यहाँ चेनाब, ये झेलम, इनके बीच में छाज, और इधर सागर। तो हम, सागर तो सबसे नीचे होता है, गुजरात की तरफ सागर है, लेकिन हमें याद कैसे रखना है? अगर इन्हें याद रखना होगा ये दोआब को, तो सबसे ऊपर सागर और फिर उसके बाद छाज। हाँ, सागर से छन के फिर छाज बन जाएगा। हाँ, जैसे भी याद करना चाहें, याद करने का कोई भी तरीका हो सकता है। ये फिर है रचना, और इस रचना का मतलब क्या है? ये आर रावी, RANA, CH मतलब चेनाब। तो चेनाब से और रावी से रचना बना है। रचना, ये CH जो है वो चेनाब को बता रहा है, और R जो है रावी को बता रहा है। उसके अलावा यहां देखें, ये बिस्ट दोआब है, ये BI और BIST है। तो ST मतलब यहां सतलुज, ये सतलुज है, और ये ब्यास नदी है, ब्यास। तो व्यास और सतलुज, ये ब्यास नदी है और सतलुज नदी है। इन दोनों से कौन सा बनता है? बिस्ट। कैसे याद होगा? BI से व्यास और ST से सतलुज। तो ये जब भी आपसे प्रश्न पूछे जाए ना, उनके आगे और पीछे से दो शब्द बना लें, ये नदियों के नाम निकल जाएंगे, तो आसानी से ये आपको निकल जाएगा। एक है बारी, और ये बारी है, ये बारी मतलब ये व्यास और ये रावी, इधर से ये व्यास और इधर से ये रावी। तो ये पूरा ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ये बारी दोआब है। दोआब क्या होता है मैंने आपको बता दिया। याद करने के लिए क्या करना होगा? इंग्लिश की स्पेलिंग को मिलाना होगा, दो नदियों के नाम निकल आएंगे, उन दो नदियों के बीच ये है, ऐसा याद रखना होगा। ये हुए ये प्रमुख दोआब हैं जो भारत, ये फिजिकल में हम भौतिक विभाजन देख रहे हैं। भौतिक विभाजन मतलब ऐसे टुकड़ों में बटा हुआ है, ये मैदान है एक तरह के भारत के उत्तरी हिस्से में। और देखिए दोआब क्या होता है? ये दो नदियों के बीच का वो स्थान जहां वे अपना अवसाद इकट्ठा करते हैं। एक शब्द कहा हमने डेल्टा। डेल्टा क्या होता है? नदियों के अवसाद से निर्मित मैदान जो होता है वो अवसाद होता है। एस्चुरी क्या होती है? इसे ज्वार नदमुख कहते हैं, इंग्लिश में एस्चुरी कहते हैं। तो एस्चुरी ऐसा स्थान होता है जहां नदियां झरनों के रूप में सागर में गिरती हैं, मतलब वो अपने साथ अवसाद नहीं ले जाती हैं। विश्व के भूगोल में फिर से एक बार हम इसकी चर्चा करेंगे। उत्तर भारत की नदियों से बनने वाले इन दोआब को हमने देखा। दोआब बहुत उपजाऊ भूमि होती है, इसमें से कुछ हिस्सा भारत में है, कुछ पाकिस्तान में है। दोआब के अलावा ये उच्च हिमालयी प्रदेशों से कुछ रास्ते निकलते हैं जिनको हम दर्रे कहते हैं। तो दर्रों को लेकर के और हिमालय के उन महत्वपूर्ण हिस्सों को लेकर के जिसमें ग्लेशियर भी हैं, ऊंचे पर्वत भी हैं, उन्हें भी करेंगे, लेकिन अगले हिस्से में। तो आप करिए इंतजार, हम अगला वीडियो लेकर के हाजिर होंगे आपके साथ, और पूरे कोर्स से आप जुड़ सकते हैं ऐप से। लेकिन हम एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।